लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 11 मार्च तक तोसी दे दी है। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से अदालत से गैर हाजिरी की दरख्वास्त दायर की। फरियाल तालपुर, निमर मजीद, जैन मलिक अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान को केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की नकूल फ्राहम कर दी है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एशनाइक ने दरखास्त की नकूल हासिल की। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। फरियाल तालपुर, निमर मजीद और जैन मलिक कराची बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त की नकूल फराहम की। आसिफ जरदारी की जानिब से फारूक एशनाइक ने दरखास्त वसूल की। इस स्कैंडल में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 11 मार्च तक की तोसी कर दी गई है। नुमाइंदा न्यूज़ जुनेशा तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बैंकिंग कोर्ट में इनके मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अदम हाजिरी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उनका कहना था कि वो इस्लामाबाद असम्बली के इजलास में मसरूफ है, जिसकी वजह से वो पेश नहीं। जुनेद शाह तफसीलात बता रहे थे। कराची बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 11 मार्च तक तोसी दे दी है। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से अदालत से गैर हाजिरी की दरख्वास्त दायर की। फरियाल तालपुर, निमर मजीद, जैन मलिक अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान को केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की नकूल फ्राहम कर दी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एशनाइक ने दरख्वास्त की नकूल हासिल की। सरहदों से पसपाई के बाद इंडिया का मजहबी हमला, भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा खुलकर सामने आ गया। इंडिया ने अजमेर शरीफ के ज़ायरीन को वीज़े देने से इनकार कर दिया है। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी इंडिया के इक़दाम की तस्दीक कर रही हैं। वज़ारत ने ज़ायरीन को बज़रिया SMS इत्तला कर दी है। 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन ने 7 मार्च को भारत रवाना होना था। इंडियन सफारत खाने ने अभी तक पासपोर्ट वापस नहीं किए। नुमाइंदा न्यूज़ अली शेर हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा, डिटेल्स क्या आ रही हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ारत मजहबी नूर की तरफ से ये बताया गया है कि 500 वीज़ा जो थे वो यूनिवर्सिटीज के लिए पाकिस्तानी देना थे, लेकिन भारत ने जो है वो एंड टाइम पे जो है उससे इनकार कर दिया है और उसने वज़ारत को आगाह कर दिया है जब वो भारतीय जो भी है उन तमाम वो पाकिस्तान की बात है। भारतीय सफारत खाने ने अभी तक पासपोर्ट वापस नहीं किया है, लेकिन ये 500 के करीब ज़ायरीन थे जिनको भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का भारत का झटका, भारत को दिए गए GSP का दर्जा खत्म करने का फैसला कर लिया गया। सदर ट्रंप ने वानी नुमाइंदगान को भारत के साथ तरजीही तिजारत खत्म करने के लिए खत लिख दिया। अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह करें। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी मसनूआत की भारतीय मंडियों में मुसावी रसाई की यकीन दहानी नहीं कराई गई। भारत 5.6 अरब डॉलर की मसनूआत अमरीका में बगैर ड्यूटी बरामद कर सकता था। भारत की जग हंसाई के बाद रुसवाई शुरू। अमेरिका ने भारत को हासिल तिजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म करने का फैसला कर लिया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत के जरिए भारत के खिलाफ फैसले से आगाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी मसनूआत की भारतीय मंडियों में मुसावी रसाई की यकीन दहानी नहीं कराई गई। भारत 5.6 अरब डॉलर की मसनूआत अमेरिका में बगैर ड्यूटी बरामद कर सकता था। अमेरिकी सदर का कहना है कि GSP का दर्जा तिजारती एक्ट 1974 के तहत दिया जाता है और भारत GSP से मुस्ताफिद होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पाक भारत कशीदगी तालिबान से मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं भारत ने पुलवामा हमले का इल्जाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कश्मीर का मसला हल करना होगा। मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे अपने दिफा में गिराए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने थिंक टैंक तकरीब से खिताब में खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से अमेरिका कामयाब हो। पाकिस्तानी सफीर ने पाक भारत कशीदगी तालिबान से मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने का खदशा जाहिर किया। पाकिस्तान has paid a high price for the conflict in Afghanistan. Over 70,000 Pakistanis, including around 7,000 of our troops, have lost their lives in fighting terrorism. असद मजीद ने मजीद कहा आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करे।
مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر برصغیر میں دیر پا ممکن نہیں. پاک بھارت کشیدگی خطے کے وسیع تر مفاد میں نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا. کہتی ہیں ہم افغانستان میں امن کی بحالی چاہتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ تناؤ سے افغان امن کے لیے کوششوں پر غیر دانستہ اثرات پڑ سکتے ہیں. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بر صغیر کا دیر پا امن ناممکن ہے. ملیحہ لودھی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اظہار خیال. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کہتی ہیں پاک بھارت کشیدگی خطے کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے. پاک بھارت کشیدگی ہماری ساری توجہ مشرقی سرحد پر لگا دیتی ہے. بھارت کے ساتھ تناؤ سے افغان امن کے لیے کوششوں پر غیر دانستہ اثرات پڑ سکتے ہیں. ملیحہ لودھی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی بحالی دیکھنا چاہتا ہے لیکن بھارت خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے. تو ہمیشہ امن چاہا لیکن بھارت خطے کو جنگ میں جھونکنے کی سازشوں سے باز نہ آیا. مکار دشمن نے پاکستان کے امن اقدامات کے باوجود کراچی اور بہاولپور پر میزائل حملے کا منصوبہ بنایا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا 5 اہم مقامات انڈین نشانے پر تھے لیکن انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. پاکستان نے واضح کر دیا بھارت نے میزائل حملے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے. پاکستان کی امن کوششیں بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائیں. دشمن ملک کا پاکستان پر حملے کا ایک اور منصوبہ ناکام. ذرائع کے مطابق مکار بھارت نے بہاولپور اور کراچی کو ٹارگٹ بنایا. میزائل حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تاہم بروقت انٹیلیجنس اطلاع ملنے پر بھارت کی چالاکیاں کام نہ سکیں. پاکستان نے بھارت کی بھونڈی حرکت کو ایک بار پھر بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے بے نقاب کر دیا اور بھارت کو پیغام دیا کہ اگر پاکستان پر میزائل حملہ کیا تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. مسلسل ناکامیوں سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ہوش ہی کھو بیٹھے. رافیل طیاروں کا ذکر کر کے بھارتی فوج کی ناکامی قبول کر لی. مودی جی اسی ناکارہ فوج پر اترانے لگے. کہتے ہیں فوج نہیں بھارتی سیاستدانوں کے باعث بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے. بھارتی سیاستدان جو کہتے ہیں پاکستان میں اس کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے وہاں تالیاں بجائی جاتی ہیں پھر بھڑک ہانکی کہ چن چن کر بدلہ لینا تو ان کی فطرت ہے. کھائی تو کیا ہوا چھوڑوں گا نہیں. 2 طیارے تباہ کرا کے بھی مودی کے ہوش ٹھکانے نہ آئے. آپے سے باہر مودی کا کہنا ہے بھارت کے سیاستدان جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے اخباروں کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. بھارت کے نیتاؤں جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. مودی جی بولے بھارتی سیاستدانوں کے باعث پاکستان کی پارلیمنٹ میں چرچے ہو رہے ہیں. ایسی باتیں کرتے جو پاکستان کے ٹی وی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں چرچا ہو رہی ہے. ایسی باتیں بولی جا رہی ہیں جن سے پاکستان میں تالیاں بجائی جا رہی ہیں. آپ ایسی بات بولو گے جسے پاکستان تالیاں بجائے. ناکامی کا غصہ یہ کہہ کر نکالا کہ چن چن کر بدلہ لوں گا. اور میں دوستو انتظار لمبا نہیں کر سکتا. چن چن کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے. بکلائے بھارتی وزیر اعظم مستقبل میں کارروائیوں کا کہہ کر جلسے میں عوام کو طفل تسلیاں دیتے رہے. بھارت سے ہی ایک اور اہم خبر. کانگریس رہنما ششی تھرور کہتے ہیں بھارتی آئین پر خطرات منڈلا رہے ہیں. بھارت میں 29 میں سے 22 صوبائی اسمبلیوں میں بی جے پی کی حکومت ہے. اگر بی جے پی عام انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو بھارتی آئین کو بدلنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. بی جے پی کا آئین غیر ہندوؤں کے خلاف ہوگا. بی جے پی کے آئین میں بھارت کی تعریف یہ ہے جہاں صرف ہندو رہتے ہیں جبکہ اقلیتوں کا بھارت میں رہنا مزید مشکل ہو جائے گا. Let me explain to you that it doesn't take very much to rewrite the Constitution. It takes a 2/3 majority in the Lok Sabha, which they have.
It takes half the states, and they actually have 2/3. They control 22 of the 29 states. And it takes 2/3 of the Rajya Sabha, which in 4 years they will have, because the Rajya Sabha is elected by the state assemblies that they now control. So in fact, the 2019 Lok Sabha election is the only obstacle to their going ahead and rewriting the constitution of India if they want to for a Hindu Rashtra. If you have read, as I have read, the writings of Veer Savarkar or of M.S. Golwalkar, who was Sarsanchalak of the RSS from 1940 to 1973 for 33 years, or the writings of Deen Dayal Upadhyay, बीजेपी के इंतहा पसंदी, तंग नजरी और तासुब ने भारतीय जमहूरियत का वजूद खतरे में डाल दिया। मारूफ दानिश्वर प्रताप भानु मेहता कहते हैं, हालिया रवैये जमहूरियत की रूह को खत्म कर रहे हैं। हम गुस्से से जलते दिलों, छोटी जहनियत और छोटी रूह वाले मुल्क की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या मालूम इस इलेक्शन के बाद जमहूरियत ही खत्म हो जाए। भारत में जमहूरियत इंतहा पसंदी का शिकार। इलेक्शन 2019 में भी तंग नजर तबका जीता तो सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम निहाद दावा भी बाकी न रहेगा। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन ने सालाना इजलास में अलार्मिंग सूरत हाल बता दी। It's going to be an election of high expectations, high stakes, but very, very low expectations. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मशहूर दानिश्वर प्रताप भानु मेहता ने आने वाले आम इंतखाबात को बेहद अहम बताया। साफ कह दिया, नई हुकूमत में तवाज़ुन नहीं होगा तो भारत जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। प्रताप भानु मेहता का कहना था, इंतखाबात में बहुत कुछ दाव पर लगा है और उम्मीद बहुत कम है। शहरियों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत किसी तौर दीगर पार्टियों को साथ नहीं लेकर चलना चाहती। जमहूरियत के बारे में बात क्या करनी जब सवाल उठ रहा है कि जमहूरियत बचेगी या नहीं। बस मुल्क गया, सदाकत गई, आज़ादी गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब आर्टिकल 35A खत्म करने की भारतीय कोशिशें और जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन पर मकबूजा कश्मीर के कादिरों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के बाइस मकबूजा कश्मीर में दुकानें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरी रोज अपनों की लाशें उठाते हैं, रोज प्यारों के जनाजों को कंधा देते हैं। जालिम भारतीय अफवाज को जरा तरस नहीं आता, लेकिन अब जब खुद पर बीती है तो भारतीय एहलकार रो पड़े। भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने साथी एहलकारों की लाशें आबाई इलाकों को भिजवाईं तो ये तरबियत याफ्ता एहलकार ज़ारो कतार रोने लगे। गुज़िश्ता रोज हिंदवाड़ा में मुहासरे के दौरान CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 एहलकार हलाक हुए थे। मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर को कश्मीरियों का कब्रिस्तान बनाने पर तुली हुई है। उसे कश्मीरियों को तो आंसू नजर नहीं आते, लेकिन वो अपने रोते हुए एहलकारों के आंसू ही देख ले और भारत कश्मीर से निकल जाए। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। रात गए ECC का नजरसानी शुदा 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला की ज़िमनी ग्रांट की समरी एजेंडे में शामिल हैं। ज़िमनी ग्रांट FC हेडक्वार्टर के P नॉर्थ के भी दी जाएगी। आपको आगाह करते चलें कि वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। रात गए ECC का नजरसानी शुदा 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजारत दाखिला की ज़िमनी ग्रांट की समरी एजेंडे में शामिल हैं। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। रात गए ECC का नजरसानी शुदा 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजारत दाखिला की ज़िमनी ग्रांट की समरी एजेंडे में शामिल है। कौमी असेंबली इजलास आज 4 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ख्वाजा साद रफी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने पर इजलास में लाया जाएगा, जबकि अपोजिशन की तरफ से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा के खिलाफ एहतजाज भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा वजाहत करते हुए माफी भी मांग सकते हैं। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। आज का इजलास जो कि कौमी असेंबली का 4 बजे है, उसमें 7 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। मुमकिन है आबी वसाइल के जो इस वक्त फैसल वाडा है उनको माफी मांगने के हवाले से भी कुछ वो वजाहत अपने बयान के हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ अली शेर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी, आज कौमी असेंबली का इजलास 4 बजे होने जा रहा है और आज का जो अहम इशू है वो वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने जो एक टीवी चैनल पे कुछ नामुनासिब रिमार्क्स दिए थे दीनी वालों से,
تو اس کے حوالے سے کل بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا اور کئی گھنٹے تک اجلاس رکا رہا تھا. آج بھی فیصل واوڈا جو ہے اس کو بلایا گیا ہے اور اس سے معافی مانگنے کا جو ہے وہ تقاضا کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے. ڈپٹی اسپیکر نے بھی انہیں بلایا تھا. ساتھ ہی ساتھ 7 وقاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں ضمنی فائنانس بل جو ہے اس کی منظوری دیے جانے کا ایجنڈے میں رکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ سینٹ میں سفارشات منظور کی تھیں اس میں بجٹ میں ترامیم کے لیے وہ ترامیم زیر بحث لائی جائیں گی. جی شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے. وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹے گواہوں کے خلاف چیف جسٹس کے بیان کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا سچ کا سفر نئے پاکستان کا سفر ہے. قومیں تب عظیم بنتی ہیں جب ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹے گواہوں کے خلاف چیف جسٹس کے بیان کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا سچ کا سفر نئے پاکستان کا سفر ہے. قومیں تب عظیم بنتی ہیں جب ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ پیشرفت سامنے آئی تھی کہ گواہی سے متعلق جو جھوٹے گواہ سامنے آتے ہیں اس سے متعلق قانون سازی کی جائے اور سزا سے متعلق بات چیت جاری ہے. اور اسی پر اب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹے گواہوں کے خلاف چیف جسٹس کے بیان کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا سچ کا سفر نئے پاکستان کا سفر ہے. قومیں تب عظیم بنتی ہیں جب ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹے گواہوں کے خلاف چیف جسٹس کے بیان کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا سچ کا سفر نئے پاکستان کا سفر ہے. قومیں تب عظیم بنتی ہیں جب ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. پشاور کی احتساب عدالت میں سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسما عالمگیر کے خلاف کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسما عالمگیر احتساب عدالت پہنچ گئے. پیشی کے موقع پر احاطہ عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس زیر سماعت ہے. دونوں پر فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے. آج احتساب عدالت میں پیشی کے دوران سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آج کی ریفرنس جو کہ آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق ہے. پشاور کی احتساب عدالت میں ارباب عالمگیر اور آسما عالمگیر احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں. دونوں کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس زیر سماعت ہے. پشاور کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پشاور احتساب عدالت سے آپ کو اپڈیٹ کریں نمائندہ نیوز محمد عالم زیب. جی آپ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل یہ سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کے اہلیہ آسما عالمگیر آج 5ویں بار احتساب عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. ملزمان نے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آمدن سے زائد غیر قانونی اثاثے بنائے گئے ہیں. آج ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس میں استغاثہ کی 3 گواہوں کو طلب کر لیا ہے. پچھلی پیشی پر 12 فروری کو ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا گیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گواہوں میں ڈاکٹر ریحان کلیم شہزاد اور داؤد شامل ہے. اس وقت احتساب عدالت میں ملزمان اور وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور آسما عالمگیر موجود ہے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت جاری ہے. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے. ایک اور اہم خبر احتساب عدالت میں سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی آف شور کمپنیز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوگی. عبدالعلیم خان کو 8 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت پہنچا دیا گیا. عبدالعلیم خان نیب کی تحویل میں اب تک 27 روزہ جسمانی ریمانڈ کاٹ چکے ہیں. ملزم عبدالعلیم خان کی احتساب عدالت میں آج چوتھی پیشی ہے. عبدالعلیم خان کے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. عبدالعلیم خان سے اظہار یکجہتی کے لیے کارکنان احتساب عدالت کے باہر پہنچ چکے ہیں. احتساب عدالت میں سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی آف شور کمپنیز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے کیس کی سماعت آج ہوگی. عبدالعلیم خان کو 8 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے. عبدالعلیم خان نیب کی تحویل میں اب تک 27 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی کاٹ چکے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سہیل بلوچ سے. جی سہیل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل عبدالعلیم خان آف شور کمپنی کیس میں نیب ٹیم ان کو لے کر احتساب عدالت میں پہنچ گئی ہے. نیب کی جانب سے 27 روز میں جو تحقیقاتی کی گئی تھی اور جو دستاویزات جو اہم ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا اسی بنیاد پر نیب کی جانب سے آج عبدالعلیم خان کے مزید جسمانی کی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج عبدالعلیم خان کو احتساب عدالت جو لاہور ہے سید نجم الحسن بخاری جو جج ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عبدالعلیم خان کے جو
वकला हैं वो भी एहतसाब अदालत पहुंची हुए हैं, कमरा अदालत में मौजूद हैं और उनकी जानिब से नैब की जानिब से जो इस्तदा की जानी है रिमांड की उसको मुस्तरद करवाने की कोशिश की जाएगी। जबकि इसमें यह भी बताता चला जाऊं कि नैब टीम जैसे ही अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत लेकर पहुंची तो कारकुनान की जानिब से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की गई और उनके हक में नारेबाजी की गई। ताहम पुलिस की जानिब से कारकुनान को पीछे हटाया गया और गाड़ी जो है वो एहतसाब अदालत में दाखिल हुई। दूसरी जानिब नैब की जानिब से जो 27 रोज में तहकीकात की गई उसमें सबसे आम चीज़ें जो है नैब सराय के मुताबिक जो उनकी कंपनी है राजा फार्म यूनियन और यूनियन फार्म राजा, दो कंपनी है, उन कंपनियों के जरिए 3.97 बिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी मुख्तलिफ अकाउंट से। उस हवाले से भी नैब की जानिब से आम शवाहिद हासिल किया गया और उनके करीबी साथी और कारोबारी साथी जो है उनको भी नैब ने शामिल तफ्तीश किया और लाहौर के अंदर गुलबर्ग में जो उनका वाकया दफ्तर था अब्दुल अलीम खान का, कुछ रोज पहले वहां पर छापा मारा गया। नैब टीम वहां पर कुछ घंटे तक तहकीकात करती रही और वहां से भी अहम दस्तावेज़ात हासिल की। उन तमाम शवाहिद की बुनियाद पर और उन तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है अब नैब प्रोसिक्यूटर जो है वारिस अली जंजुआ वो एहतसाब अदालत में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे और इस हवाले से जो नैब की तहकीकाती पेशरफ्त की गई है उससे भी एहतसाब अदालत जो है उनको आगाह किया पेशरफ्त से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया जाएगा। सुहेल बलोच तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में नए जुडिशल साल के आगाज के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और जजेस साहिबान सीनियर वकला ने शिरकत की। हाई कोर्ट में 5058 जबकि सेशन कोर्ट्स में 49,455 नए मुकदमात का इंदराज हुआ है। कोयटा से आजम उल्फत। तकरीब में उन वकला को खिराज अकीदत पेश किया गया जो कि 8 अगस्त 2016 को सिविल अस्पताल कोयटा में बम धमाके में शहीद हुए थे। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शाह मोहम्मद जत्तोई ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया से फौरी इंसाफ का उसूल अवाम का अवलीन मुतालबा है। रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान बड़ेच की तकरीब को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 6030 केसेस 2018 में मुंतकिल हुए जबकि साल 2018 में 5058 नए केसेस का इंदराज हुआ। हाई कोर्ट की तीनों बेंचेस ने साल 2018 के दौरान 5223 मुकदमात निपटाए। साल 2018 में इल्तिवा का शिकार केसेस की तादाद 5865 है। साल 2018 के दौरान सेशन कोर्ट्स में 49,455 नए मुकदमात का इंदराज हुआ और नए अदालती साल के लिए इल्तिवा का शिकार मुकदमात की तादाद 13,967 है। आजम उल्फत, नियो, कोयटा। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा बच्चों के मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में कायम जुवेनाइल पायलट अदालत के लिए जज की तैनाती भी कर दी गई है। बच्चों के तमाम केसेस इस खसूसी अदालत में मुंतकिल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आलम से। खैबर पख्तूनख्वा में अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए एक और कदम। सूबे में पहली मरतबा बच्चों के मुकदमात की समाअत के लिए हुसूसी अदालत का क़याम। पेशावर की जुडिशल कम्प्लेक्स में जुवेनाइल पायलट अदालत कायम कर दिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ के अहकामात खातून एडिशनल सेशन जज वदीहा मुश्ताक चाइल्ड प्रोटेक्शन जज तैनात कर दी गई है। सूबा भर में बच्चों के तमाम केसेस अब जुवेनाइल पायलट अदालत ही सुनेगी। जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 में बनाया गया था, ताहम ऐसे मुकदमात की समाअत के लिए हुसूसी अदालत का क़याम अब लाया गया है। इसका दायरा इख्तियार बहुत जल्द जिला की सतह तक बढ़ा जाएगा। मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यू न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ में यह वक्त तो एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना, फूड पैंडा हल्का नहीं आता, और K&N's Bakery Oven Fresh Goodness। अब्दुल अलीम खान एहतसाब अदालत में पेश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, अदालत के रास्ते खारदार तार लगाकर सील कर दिए गए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मस्बत आगाज। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 121 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 39,871 की सतह पर पहुंच गई।
पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को परवान चढ़ाने के लिए फ्रांसीसी फुटबॉलर इस्लामाबाद पहुंच गए। निकोलस एनेल्का आज शाम इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब्दुल अलीम खान की पेशी एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने अब्दुल अलीम खान को नैब की तहवील में जिस्मानी रिमांड देने की बजाय जुडिशल कर दिया। अब्दुल अलीम खान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत का अलीम खान को कोर्ट लखपत जेल भिजवाने का हुक्म भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जानने के ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस केस से मुतालिक, अब तक की समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ की जानिब से और तफ्तीशी अफसर हाफिज नुमान की जानिब से अब्दुल अलीम खान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद के जज सैयद नजमुल हसन ने उन्होंने नैब के मजीद जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल भिजवा दी है अब्दुल अलीम खान को। पहले नैब जब जिस्मानी रिमांड का असूल हासिल करती थी तो नैब की टीम उनको नैब ऑफिस में लेकर के जाती थी, वहां पर उनको जेल में बंद करती थी। लेकिन अब नैब की तहवील में अब्दुल अलीम खान 28 रोजा जिस्मानी रिमांड की तहवील में रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई थी कि इनके मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए इस बुनियाद पर कि अभी तहकीकत करना बाकी है। जो तफ्तीशी बुलाए जा रहे हैं उनसे तफ्तीश जारी है और ये है कि जो उनकी आमदन से जायद असासाजात हैं और उसके अलावा आशुर कंपनीज के हवाले से जो बुनियादी तौर पर जो मनी ट्रेल है उसका पता लगा रहे हैं। और ये है कि दूसरी जानिब जो अब्दुल अलीम खान के वकील अदनान शुजा भट्ट हैं, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो 5 ऑफशोर कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है, उसको एफबीआर में भी शो करवाया, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी उसको शो करवाया। उसके अलावा 35 कंपनियों का जिक्र करते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि 33 कंपनियां काम नहीं कर रही। जो 2 कंपनियां काम कर रही हैं उसकी दस्तावेजात दी हैं और अगर बाकी जितनी भी दस्तावेजात नैब को चाहिए अगर उसको उनको जुडिशल कर दिया जाता है तभी हम देंगे, क्योंकि वो जेल में ही होंगे। तो ये है कि जिस्मानी रिमांड अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 रोज जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं। उसमें नैब बुनियादी तौर पर जो चीजें सामने लेकर के आनी थी वो ले आई है। मजीद अब किसी किस्म की कोई तफ्तीश जो है उसको दरकार नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद के जज सैयद नजमुल हसन ने ताकुफ करते हुए उनको नैब की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और उनको जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल भिजवा दिया। इस वक्त जो है वो कैंप जेल के जो हुकाम है, पुलिस इंतजामिया है, जेल सुप्रिटेंडेंट है, उसकी जानिब से जो है वो गाड़ी भिजवा दी गई है और अब्दुल अलीम खान को इस वक्त कैंप जेल इंतजामिया है वो लेकर के कैंप जेल जो है वो की तरफ रवाना हो चुकी है। जी ज़ैन, ये बताइएगा कि अब्दुल अलीम खान के वकील की जानिब से आज की समाअत में नैब में क्या इस्तदा की गई थी? जी बिल्कुल, अगर इस्तदा की बात करते हैं तो अब्दुल अलीम खान के बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा था कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं लंदन में और इसके अलावा दुबई में, उसके हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं कि उसकी जो मनी ट्रेल है वो अभी तक का हम गैर तसल्ली बख्श है। उसको जो है वो अभी तक अब्दुल अलीम खान इस बुनियाद पर नहीं बता सके कि वो ऑफशोर कंपनीज जो बनी थी और बुनियादी तौर पर वो 33 उन्होंने जिक्र किया था कंपनीज का कि जो 33 कंपनीज हैं अगर वो बंद हो गई हैं तो उसका जो बुनियादी तौर पर रकम है वो किस तरीके से मुंतकिल हुई, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से जो सारी की सारी मालूमात पहुंचाई गई और जिन लोगों को तफ्तीश के लिए तकरीबन दौरान तफ्तीश नैब ने कहा था कि 33 अफराद हैं जिनको बुलाया जाना है और उसमें से तकरीबन 12 अफराद से जो है वो तफ्तीश हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो गैर तसल्ली बख्श थी और अब्दुल अलीम खान ने कहा कि को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ज़ैनुल आबदीन अब तक इस समाअत से मुतल्लिक तफसीलन बता रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने अपने बयान में कहा, कौमी परचम में सफेद रंग को सब्ज रंग जैसी अहमियत हासिल है। डॉक्टर फैसल ने कहा, हिंदू बरादरी की खिदमात की कदर करते हैं, अपनों की तरह समझते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने अपने बयान में कहा कि कौमी परचम में सफेद रंग को सब्ज रंग जैसी अहमियत हासिल है। डॉक्टर फैसल ने कहा कि हिंदू बरादरी की खिदमात की भी हम कदर करते हैं, अपनों की तरह समझते हैं। कौमी परचम में सफेद रंग को सब्ज रंग जैसी अहमियत हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ही कहना है कि हिंदू बरादरी की खिदमात को हम कदर की निगाह से देखते हैं और अपनों की तरह समझते हैं। हिंदू बरादरी की खिदमात की हम कदर करते हैं, उनको हम अपनों की तरह समझते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ही कहना है कि कौमी परचम में सफेद रंग को हम सब्ज रंग जैसी अहमियत देते हैं।
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज अल हसन चौहान ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उनका मुखातिब नरेंद्र मोदी, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया था। हिंदू मजहब और हिंदू बरादरी कतई तौर पर टारगेट नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज से अगर हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाइयों की किसी भी तरह दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। तमाम अक़लियतें पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। फैयाज अल हसन चौहान का ये कहना है कि उनके बयान के हवाले से वो अपनी बयान की वजाहत करते हुए कह रहे हैं कि उनका मुखातिब नरेंद्र मोदी, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया था। हिंदू मजहब और हिंदू बरादरी कतई तौर पर टारगेट नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज से अगर हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाइयों की किसी भी तरह दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। तमाम अक़लियतें पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। खबर शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान का इलाका डेरा मुराद जमाली, इस मुकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ जिससे जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पंजाब जा रही थी। न्यू बस अड्डे के करीब रेलवे ट्रैक पर नस बारूदी मवाद धमाके से फट गया। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। सिटी पुलिस डेरा मुराद जमाली के मुताबिक धमाके से तकरीबन 400 फीट रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ है। रेलवे पुलिस और सिटी पुलिस डेरा मुराद जमाली ने धमाके का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। साथी रिपोर्टर अब्दुल करीम मेंगल के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। डेरा बुगटी में लोटी गैस फील्ड से आने वाली 24 इंच कुतर की पाइपलाइन का मुरम्मत का काम जारी है। गुज़िश्ता रात 24 इंच कुतर की पाइपलाइन में धमाके से तबाह हो गई थी। गैस पाइपलाइन में पीर को प्लांट को गैस की फराहमी भी मुअत्तल की गई। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर तहकीकात अभी शुरू कर दी है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। गैस का ये पाइपलाइन फटने के बाद गैस की फराहमी भी मुअत्तल हुई है और अभी तक 24 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी है, जिसके बाद क्योंकि ये पाइपलाइन जो है ये धमाके के बायस तबाह हो गई थी। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको देंगे। गुजरांवाला में डाकू राज कायम। कसीरा बाजार में 3 दुकानों में डकैती की वारदात। 1 हफ्ता कबल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। फुटेज में 2 डाकुओं को असलहा के जोर पर लूट मार करते और जमीन से पैसे इकट्ठे करते देखा जा सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अतीकुर रहमान से। अतीक, बताइएगा, फुटेज सामने आ चुकी है, कोई कार्रवाई हुई, पेशरफ्त हुई इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, अभी तक इसके मुतल्लिक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान तकरीबन दर्जनों वारदातें इस किस्म की हो चुकी हैं, जिसमें अभी ये जो फुटेज आपके सामने है, कसीरा बाजार में 3 दुकानों में डाकू जो हैं घुसकर वो सरेआम डकैती की वारदात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी एक इसी तरह की जरी की दुकान में 5 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई थी और इन तमाम वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं, जबकि अभी तक पुलिस जो है वो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से गुरेजा कर रही है और किसी भी डाकू को उन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि जो गुज़श्ता रोज की फुटेज थी उसमें जो डाकू साफ दिखाई दे रहे थे उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अतीकुर रहमान गुजरांवाला से बता रहे थे। और थर में बच्चों की हलाकतों में कमी ना आ सकी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह हलाकतों की तादाद 8 और रवा साल हलाकतों की तादाद 129 हो गई है। अफसोसनाक इत्तलात थर से जो कि मौसूल हो रही हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ इजाज जान जी। आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सरकार में जो बच्चों की हलाकतों का सिलसिला है वो जारी है और आज भी 2 बच्चे हलाक हो चुके हैं और ज़्यादातर जो हलाकतों की तादाद है वो नौमौलूद बच्चों की है, क्योंकि जो ज़्यादातर ग़िज़ायत की कमी है वो उसकी वालदा है उसमें है बच्चों में। इसकी वजह से बच्चे पैदा होने के बाद जल्दी मर जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिट्टी से आपको इतला दे थर पार्क जहां पर मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। रवा माह हलाकतों की तादाद 8 और रवा साल अगर बात करें तो 129 हो गई है ये तादाद। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। कबायली अजला में 1500 से ज्यादा तालीमी इदारे गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। 15 साल पहले कायम होने वाले इन तालीमी इदारों में असातिज़ा और दीगर अमला तैनात ही नहीं किया गया। तफसीलात बताएंगे लिहाज अली।
खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले 7 कबायली अजला में 2003 से 2017 तक 1,500 से ज्यादा प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल कायम किए गए, लेकिन इन स्कूलों में कोई उस्ताद तैनात हुआ और नहीं कोई दीगर अमला। जमशुदा अजला के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कबायली अजला में ये स्कूल खुशहाल प्रोग्राम, सेनेटर्स के तरक्याती फंड और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए, जिनमें 8,000 से ज्यादा असातिज़ा और दीगर अमली की जरूरत है, जिनकी तनख्वाहों के लिए सालाना 2.5 अरब रुपए दरकार होंगे। दूसरी जानिब महकमा तालीम ने इन स्कूलों के लिए 2,500 असातिज़ा भर्ती करने के लिए दरखास्तें तलब की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा, जिससे कोयटा, योग, कल्लात, मकरान, ढीजी खान, मालाकंड, कोहाट डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जारी है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ से राब्ता सड़कें बंद, लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जारी। रक्षान डिवीजन में 15 देहात और 1,000 अफराद मुतासिर हुए। कला अब्दुल्ला सिटी में 200 घर जबकि जिला में 2,000 मकान मुनहदिम। बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक 8 से 10,000 मकानों को नुकसान पहुंचा। 28,000 अफराद को इमदाद फराहम की गई। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कोयटा, योग, कल्लात, मकरान, ढीजी खान, मालाकंड, कोहाट डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। और आज शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना है, धूप निकली हुई है और सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज एक बार फिर बारिश की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही मौसम तो काफ़ी इस्लामाबाद का बेहतर है, सूरज भी पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमें बारिश का सिलसिला नजर आया जो वक्फे वक्फे से जारी रहा। तेज़ बारिश भी इस्लामाबाद में होती रही जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अगर महकमा मौसमियात की बात करते चले तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जुमेरात को एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल होने वाला है, जिसकी वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। जी, शौक की कोई कीमत नहीं होती। मौसीकी और गुलकारी के शौक में कोयटा की कहकशा खान मौसीकी की एकेडमी पहुंच गई, जहां वो तरबियत हासिल कर रही हैं। उनका कहना है कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें घर से इजाजत मिली है। कहकशा की सुरीली आवाज सुनने वालों पर अपना सैर तारी कर देती है। कहकशा गुलकारी सीखने के लिए सोसाइटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चर एकेडमी आती है। कहकशा कहती है कि कबायली माशरे में कोई भी काम, खासकर गुलकारी सीखनी हो तो वालिदैन का मुकम्मल एतमाद हासिल करना लाजमी होता है। अगर आप किसी भी फील्ड को चूज करते हो, आपको सपोर्ट करने वाली सबसे पहले आपकी फैमिली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया। वो बिरावी, बलोची, फारसी, उर्दू और पंजाबी में खूबसूरत गायकी करती है। कहकशा खान टीवी, रेडियो और स्टेज पर अपनी फन का मुजाहरा कर चुकी है। वो आसमान के कहकशा की तरह कामयाबी की तमाम बुलंदियों तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। और अब आपको बताएं कि गूगल मैप में ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन फीचर पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए फीचर से सार्फिन किसी भी मकाम पर इमारत, सड़क या तामीरात की तफसीलात मालूम कर सकेंगे। गूगल ने AR नेविगेशन की वीडियो भी रिलीज कर दी है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करके किसी सड़क की जानिब उसका रुख करेंगे, गूगल मैप पर टैग करदा सड़कें और दीगर तफसीलात नमूदार हो जाएंगी और यूं आप पूरे मंजर से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। गलत मोड़ने पर सुर्ख निशान दुरुस्त रास्ते की रहनुमाई करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से